नमस्कार दोस्तों, शिखर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जो हम करंट जीके जो सेशन लेके चलते हैं उसकी नेक्स्ट क्लास को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। तो देखिए आज की नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे अभी उन हवाओं से जल्द मुलाकात होगी जो हमारे खिलाफ चल रही है। आप चिंता मत करो, आप लगातार पढ़ते रहो, अपने कैरियर पे ध्यान दो, दूसरों की बातों पे कोई ध्यान मत दो। जो खिलाफ चल रहे हैं चलने दो, उन हवाओं से जल्द मुलाकात होगी हमारी जो हमारे खिलाफ चल रही है। तो देखिए आज का सेशन जो स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ। उस मोटिवेशनल थॉट को देखिए। जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते वो कभी किसी चीज का महत्व नहीं समझ सकते। सही कहा है, जो लोग समय का मूल्य नहीं समझते वो कभी किसी चीज का महत्व नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए समय और अपनी प्रतिभा को कभी बर्बाद ना करें। समय और अपनी जो प्रतिभा है उसका सही सदुपयोग करके सही समय पे उसका उपयोग करके उसको सही दिशा में लगा के और आप अपने आप में सफल हो जाओ। सब अपने साथ होंगे, सब अपने दिशा में होंगे। पर आप जो समय और मूल्य है उसको नहीं समझ सकते वो कभी किसी चीज को नहीं समझते। जब समय होता है उस समय हम ध्यान नहीं देते उस चीज पे और वो निकल जाता है, उसके बाद सोचते हैं कि ये गलत हो गया, अब आगे कब वैकेंसी आएगी कब नहीं आएगी, इन चीजों को सोचकर बैठे रहते हैं। यदि जब वैकेंसी हमारे साथ सामने थी उस समय हम उस समय को सही सदुपयोग करके यदि सक्सेस हो जाते तो आज ये रोना नहीं पड़ता। तो इस चीज को लेकर आप हमेशा अवेयर रहे, अपने समय को कभी बर्बाद नहीं करे, अपनी प्रतिभा को कभी जाया नहीं जाने दे। जब समय मौका हो उसी समय उसको भुना लेना चाहिए, उसके बाद पश्चाताप होता है, कुछ नहीं होता। तो देखिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हम जब भी हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक ही चीज लेके चलते हैं, क्या? उस दिन का, पहले दिन का इतिहास। तो देखो आज का इतिहास हम देखते हैं। आज क्या है, 4 नवंबर है। तो 4 नवंबर के इतिहास को हम देखते हैं कि 4 नवंबर को क्या हुआ था। तो देखो 4 नवंबर के दिन, 4 नवंबर 2008 में आज के दिन अफ्रीकी मूल के पहले बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे। कहाँ के? अमेरिका के। कहाँ के थे? अफ्रीकी मूल के थे। कौन? बराक ओबामा। जो क्या पहले राष्ट्रपति, अफ्रीकी मूल के पहले राष्ट्रपति बने थे। किसके? अमेरिकी राष्ट्रपति। कब बने थे? 2008 में, 4 नवंबर 2008 को। एक देखो 4 नवंबर 2002 में आज के दिन चीन ने आसियाना देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र की संधि पर साइन किए थे। जो आसियाना देशों का समूह है उनके साथ चीन ने व्यापार मुक्त संधि की थी। जो देशों के साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र की संधि। मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि में क्या होता है, जो ये टैक्स वगैरह है इनमें रियायती दी जाती है। टैक्स का कम या तो कम कर दिया जाता है या फिर नील किया जाता है, फिर उनके साथ आपस में आप व्यापार कर सकते हो। तो 4 नवंबर 2002 के दिन क्या किया था, चीन ने भी आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि पे साइन किए थे। एक देखो 4 नवंबर 1954 के दिन, 4 नवंबर 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की थी। जो हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान है उसकी स्थापना कहाँ पे? दार्जिलिंग में। कब की गई थी? 4 नवंबर 1954 को। फिर देखो ये तीनों भारत के। 4 नवंबर 2008 में केंद्र सरकार ने गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया था। जो हमारी राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है, उसको राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय कब लिया गया था? तो देखिए 4 नवंबर 2008 को। फिर देखो 4 नवंबर 2008 के दिन में चंद्रमा के लिए भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रयान फर्स्ट चंद्रमा के अंतरिक्ष कक्ष में पहुंचा था। जब हमने चंद्रयान की शुरुआत की थी तो चंद्रयान फर्स्ट है वो 4 नवंबर 2008 के दिन कहाँ पहुंच गया था? चंद्रमा की कक्षा में पहुंच गया था। वो असफल हुआ। फिर चंद्रयान सेकंड है, उसमें हम उतर तो गए थे लेकिन उतरने के बाद असफल हुए थे। और चंद्रयान थर्ड में हम सफल हुए थे। तो ये है कि कोशिश करती रहनी चाहिए। यदि आप हार मानकर उत्साह खोकर यदि बैठ गए तो वो काम में आप सफल नहीं हो पाओगे। कोशिश हमेशा जारी रखनी चाहिए, इससे आप सब एक न एक दिन हमेशा जरूर सफल होंगे। जैसे ही हमने क्या किया, चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया तो भी असफल हुए थे लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। फिर चंद्रयान सेकंड लॉन्च किया, उसमें ध्रुव पे उतरने के बाद असफल हो गए थे, फिर भी हमने उस चीज को नहीं खोया। उसके बाद देखो चंद्रयान थर्ड है, उसमें हम सफल होके रहे। तो देखिए आज के इतिहास में 4 नवंबर 2008 के दिन क्या किया था, केंद्र सरकार ने क्या, भारत सरकार ने गंगा नदी को अपना राष्ट्रीय नदी घोषित करने का निर्णय लिया था। 4 नवंबर 2008 के दिन चंद्रयान फर्स्ट है वो
अंतरिक्ष कक्षा में पहुंचा था चंद्रमा की। और 4 नवंबर 2008 के दिन पहले अफ्रीकी मूल के राष्ट्रपति जे बराक ओबामा वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। और 4 नवंबर 1954 में दार्जिलिंग में हिमालयन पर्वतारोहण की संस्थान की स्थापना की थी। और 4 नवंबर 2002 के दिन चीन ने आसियान देशों के साथ मुक्त व्यापार संधि पे साइन किए थे। तो चलो फिर आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले हम ये चीज देखते हैं कि जो 2023 है उसको यूनेस्को ने क्या किया, घोषित किया है मोटा अनाज के रूप में। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज के रूप में 2023 वर्ष को घोषित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, जिसमें खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मान्यता दी है। मोटा अनाज में स्पेशली किसको माना है? बाजरा को। राजस्थान का जो बाजरा है उसको माना है। तो स्वस्थ बाजरा स्वस्थ लोग, इसका विषय क्या था, थीम क्या थी 2023 की मोटे अनाज की? वो थी स्वस्थ बाजरा स्वस्थ लोग। और ये खाद्य एवं कृषि संगठन और संयुक्त राष्ट्र दोनों ने मिलकर घोषित किया 2023 का जो वर्ष है उसको मोटे अनाज के वर्ष के रूप में मनाया जाए। तो देखिए ये बाजरा है हमारा। मोटे अनाज में मक्का, ज्वार, बाजरा ये आते हैं। इनमें देखो 2023 के मनाया गया। 2023 को वर्ष कौन सा दिया है? मोटा अनाज का वर्ष दिया गया। मोटे अनाज में बाजरा, उसकी थीम क्या रखी है उन्होंने? स्वस्थ बाजरा स्वस्थ लोग। इसलिए हमेशा बाजरे को, अब सर्दी हो रही है तो बाजरे की रोटी बनाओ, आराम से घी डाल के शक्कर डाल के खाओ, स्वस्थ रहोगे, मस्त रहोगे। चलो तो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? क्या बताना है? भारत ने क्या किया पे हाल ही में मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किए हैं। तो वो किस देश के साथ किए, ये हमें बताना है। इटली के साथ, जापान के साथ, या श्रीलंका के साथ, या फिर ऑस्ट्रेलिया के साथ? तो इसका सही आंसर होगा इटली। इटली के साथ अभी हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने क्या किया है, एक हस्ताक्षर किए हैं। किस पे? अपनी मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पे। इटली के जो विदेश मंत्री है उनके साथ बैठक करके चर्चा करके एस जयशंकर जी ने हस्ताक्षर किए हैं, एमयू किया है इटली के साथ। किसके लिए? मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, वनडे विश्व कप इतिहास में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है? ये हमें बताना है। कहाँ के? बताना भारत के हैं। और वनडे विश्व कप क्रिकेट इतिहास में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है, ये हमें बताना है। तो मोहम्मद शमी है, जसप्रीत बुमराह है, जहीर खान है, या जवागल श्रीनाथ है, ये हमें बताना है। तो देखो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद शमी। हाल ही में क्या हुआ है, सबसे ज्यादा विकेट भारतीय वनडे विश्व कप में भारत के गेंदबाज बने हैं मोहम्मद शमी, जिन्होंने हाल ही में सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह का नाम है, उनके अभी हाल कितने विकेट है? 33 विकेट ही है। फिर जहीर खान और जवागल श्रीनाथ है, ये भी बहुत अच्छे गेंदबाज थे। इनके क्या 44 दोनों के। और जो ऑस्ट्रेलिया के हैं मैकग्राथ है, उनके क्या कितने हैं? ग्लेन मैकग्राथ, ये कहाँ के गेंदबाज थे? तेज गेंदबाज, ऑस्ट्रेलिया के। इनके टोटल विकेट कितने हैं? 71 विकेट है। और वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे ज्यादा वनडे इतिहास में भारत ये है ना, सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है वर्ल्ड में? तो है ग्लेन मैकग्रा, जो कहाँ के है? मैकग्रा ऑस्ट्रेलिया के, 71 विकेट है। जबकि भारत के कौन है? मोहम्मद शमी है, वो 44 से क्रॉस कर गए हैं। 44 सबसे आगे निकल गए, भारत के पहले गेंदबाज बन गए। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना, अभी हाल ही में क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना, भारत में पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना को डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है। अब ये डोमेस्टिक सेलिंग का मतलब है कि जो हमारे जो ये समुद्री जहाज है, इसमें एक नाम रखा है कोस्टा सेरेना। ये क्या है कि भारत में ही लोकल जो नाव है, सेवाएं हैं, उनको देने के लिए शुरू किया है कोस्टा सेरेना। तो डोमेस्टिक यानी घरेलू नाव को, यातायात को बढ़ावा देने के लिए किया है। पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के डोमेस्टिक सेलिंग उद्घाटन किया है। तो ये भारतीय जो अपने लोकल यात्राएं हैं जहाज के रूप में, उनके लिए प्रोत्साहन करने के लिए किया है। तो इसमें सर्बानंद किसने किया? सोनोवाल ने
अनुराग ठाकुर ने, राजनाथ सिंह ने या एस जयशंकर ने? तो इसका हमें सही आंसर बताना है कि कोस्टा श्रीलंका डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किसने किया है। तो इसका सही आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल, जो हमारे जहाज रानी केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने किया है, सोनोवाल ने। और किसके तहत किया है? देखो अपना देश, देखो अपना देश मुहिम के तहत किसका उद्घाटन किया है? कोस्टा सेरेना का, जो लोकल डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया है। देखो अपना देश थीम के तहत किया है। ये क्रूज उसी के तहत ही लॉन्च किया गया है, जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, भारत के पर्यटन के विकास के लिए ये काम किया गया है। इसमें जितने भी ये लोकल जहाज होंगे उनसे भारत की भ्रमण की जा सकती है। भारत की जितने तटरक्षीय क्षेत्र है और नदियां हैं, उनके आसपास के जो तटीय क्षेत्र है, उनसे जो भ्रमण या नावों के द्वारा जो पर्यटन बढ़ावा दिया जा रहा है नदियों के द्वारा, उनके तहत इस की गई है। और देखो अपना देश इसके तहत मुहिम के तहत की गई है। एक आपको सूचना दे देता हूं, हमारा जो ऐप है सीकर क्लासेज, इसको आप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इस पे सारी जो इतनी भी क्लासें हो रही है वो व्यवस्थित रूप से पीडीएफ और क्लासें इसमें मिल जाएगी। तो आप आज ही जाकर अपना सीकर क्लासेज ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए। चलो आगे देखते हैं। चुनाव आयोग ने, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? हाल ही में चुनाव चल रहे हैं, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उसी में चुनाव आयोग ने क्या किया है कि किसी समझौता किया है अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। चुनावी जो आयोग है, चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देना है। चुनाव के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं उनको हर कैंडिडेट तक पहुंचाने के लिए उन्होंने क्या समझौता किया? किसके साथ किया? शिक्षा मंत्रालय, यूपीएससी, विदेश मंत्रालय, एनसीईआरटी के साथ। तो इसका सही आंसर हमें बताना है। इसका सही आंसर होगा शिक्षा मंत्रालय के साथ। शिक्षा मंत्रालय के साथ हाल ही में चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, एमयू साइन किया है। किसके साथ? शिक्षा मंत्रालय के साथ। इनका मुख्य मकसद क्या है? 6 से 12वीं की जितनी भी कक्षाएं, 6 से 12वीं की 12वीं का जो सिलेबस है, 6 से 12वीं का जो सिलेबस है उसमें क्या जोड़ा जाए? चुनावी मतदाता या चुनावी शिक्षा है उसको जोड़ा जाए। मतदाता जागरूकता, जागरूकता व चुनावी साक्षरता, इसको सिलेबस में जोड़ा जाए। इसके तहत एनसीईआरटी से तो एमयू हो गया है, बाकी राज्यों के जितने बोर्ड है उनको भी ये कह के बढ़ावा दिया जाएगा। इसी प्रकार जो मुख्य इसमें चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एमयू किया है। अब मैं कहूं कि शिक्षा मंत्रालय का हमारे जो केंद्रीय मंत्री है शिक्षा मंत्री, उनका नाम बताना आपको तो कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। ये क्या है? हमारे अभी हाल ही में शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। मैं कहूं आपको ये चुनाव से संबंधित है, तो अभी केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो आप क्या आंसर दोगे? राजीव कुमार है हमारे अभी मुख्य चुनाव आयुक्त। राजीव कुमार हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त है। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। और मैं कहूँ राजस्थान में अभी जो मुख्य चुनाव आयुक्त की भूमिका है वो कौन है? तो राजस्थान में है मधुकर गुप्ता, डॉक्टर मधुकर गुप्ता। ये अभी चुनाव आयोग के अध्यक्ष है राजस्थान में, डॉक्टर मधुकर गुप्ता, एमडी गुप्ता है। वो क्या है? राजस्थान के मुख्य चुनाव आयुक्त है। केंद्रीय चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी है। चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में चुनाव आयोग ने शिक्षा मंत्रालय से एक एमयू किया है, जिसमें कहा गया है कि 6 से 12वीं की जितने भी किताबें हैं उनके सिलेबस में हमें मतदाता जागरूकता व चुनावी साक्षरता का पाठ जोड़कर एक मतदाता के रूप में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज का, यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है जो सिख समुदाय से संबंधित है? यह आपके लिए इसलिए बीच में लाया हूं कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि वो गतका है, गतका या गटका, ये क्या है, किस समुदाय से जुड़ा है? तो ये सिख समुदाय से जुड़ा है। सिख समुदाय का एक मार्शल आर्ट है जो अपने जितने भी धार्मिक पर्व होते हैं उसमें उनका प्रदर्शन किया जाता है, जिसको हाल ही में किसमें जोड़ा गया है? जो राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं 37वें
37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हो रहे हैं, आप बताओ। उनके अंदर इस खेल को हाल ही में जोड़ा गया है, तो ये कहाँ पे हो रहे हैं 37वें राष्ट्रीय खेल, ये हो रहे हैं गोवा में। और इनका शुभंकर कौन है, मोगा। तो 37वें राष्ट्रीय खेलों में हाल ही में नया खेल जो जोड़ा गया है उसका नाम गटका है, इसलिए ये यूएस नेशनल गटका चैंपियनशिप हाल ही में कहाँ आयोजित की गई, ये हमें बताना जो सिख समुदाय से। तो यूएस लिखा है तो अपने आप ही कहां से हो गई, यूएसए में न्यूयॉर्क शहर है। यूएसए का जो न्यूयॉर्क शहर है उसमें इसकी आयोजित की गई है यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप, जो क्या है एक सिख समुदाय से संबंधित है। एक मार्शल आर्ट है सिख समुदाय का, जो धार्मिक उत्सवों पे किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेले चले घोषणा को हाल ही में भारत सहित कई देशों द्वारा अनुमोदित किया गया, ये किस डोमेन से संबंधित है, ये हमें बताना है। बेले चले घोषणा, बेले चले घोषणा चर्चा में है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ध्यान में रखना। बेले चले घोषणा को हाल ही में भारत सहित कई देशों द्वारा अनुमोदित किया गया, या किस डोमेन से संबंधित है, ये हमें बताना है। किससे संबंधित है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, मोरेटाइन सिक्योरिटी से, डाटा सिक्योरिटी या साइबर सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी कल ही मैंने बताया कि वर्ल्ड का पहला एआई सम्मेलन है, इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कहाँ पे किया जा रहा है, ब्रिटिश में। ब्रिटिश में आयोजित किया है, वहीं पे यह समझौता हुआ था बेले चले घोषणा, जिसपे हाल ही में सभी देशों ने, भारत सहित कई देशों ने इस पे हस्ताक्षर किए हैं। इसका मुख्य मकसद क्या है कि एआई से जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हैं कितने जुड़े जोखिमों का मूल्यांकन के लिए इस पे हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जितने भी जोखिम है, जितने भी समस्याएं हैं, उनसे क्या खतरा पैदा हो सकता है, जितनी हम इसके आगे भागदौड़ कर रहे हैं उसमें कितना खतरा है, कितना हमें फायदा मिलेगा, उस पर सारी चर्चाएं की जाएगी। उसी के तहत बेले चले घोषणा है वो एआई से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना, सूचना प्रौद्योगिकी का क्वेश्चन बनता है। बेले चले नामक एक सहयोगात्मक समझौता शुरू किया है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए किया गया। कहाँ पे हुआ है पहला एआई सम्मेलन, अवेयरनेस के लिए ब्रिटिश में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एआई से जुड़े जितने भी जोखिम है उनका मूल्यांकन करने के लिए यह समझौता किया गया है। कौन सा, बेले चले समझौता। आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल ग्रह का नक्शा बनाया है, किसने बनाया, ये हमें बताना है। नासा ने बनाया है, इसरो ने बनाया है, रोस्कोस में बनाया है, जाक्सा ने बनाया है। तो यूरोपीय जो नासा है, अमेरिकन कंपनी नासा है, नासा जो है स्पेस एजेंसी, उसने क्या हाल ही में क्या बताया, मंगल ग्रह का बर्फ का नक्शा बनाया है। इसरो कहाँ की है, भारत की। रोस्कोस कहाँ की है, रूस की। और जाक्सा कहाँ की है, जापान की। ये हमें ध्यान में रखना है, ये भारत की है, रोस्कोस में ये रूस की है, या और जाक्सा है ये जापान की है स्पेस एजेंसी। तो जो स्पेस एजेंसी नासा यूएसए की है, उसने क्या किया अभी हाल ही में, मंगल ग्रह का बर्फ का नक्शा बनाया। उसके बर्फ का नक्शा बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मंगल ग्रह पर कहाँ कहाँ पानी है, मंगल ग्रह पर कहाँ कहाँ पानी है, कहाँ कहाँ पानी है, इसका पता लगाने के लिए, इसका पता लगने के बाद ये बर्फ पे नक्शा बन के बताया है कि यहाँ पर पानी या बर्फ है मंगल ग्रह पे। तो किसने बनाया है, नासा ने बनाया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय संस्था ने कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है जो सूर्य के प्रकाश को उष्मा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित कर सकता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि जलवायु से संबंधित है। किस भारतीय संस्था ने कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है। कार्बन नैनो फ्लोरेट, इसका काम क्या है, ये जो सूर्य से प्रकाश आता है, उष्मा आती है, उष्मा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित कर सकता है, प्रकाश को उष्मा में कुशलता पूर्वक परिवर्तित कर सकता है। कौन कर सकता है, कार्बन नैनो फ्लोरेट। तो किसने बनाया है, ये हमें बताना है। आईआईटी बॉम्बे ने, या आईआईएस या पुणे ने, आईआईटी दिल्ली ने, आईआईएससी बेंगलोर ने। इसका सही आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे ने हाल ही में कार्बन नैनो फ्लोरेट बनाया है, जिसका मुख्य काम होगा जो सूर्य से जितना प्रकाश आता है उसको आसानी से उष्मा में परिवर्तित किया जा सके। और जो हमारा शिखर क्लासेस का ऐप है, इसको आप उसमें जाके प्ले स्टोर में जाके आज इंस्टॉल कर लीजिए अपने मोबाइल में, और हमसे लगातार जुड़े रहिए। इसमें जितने भी हमारी
क्लासें और जो पीडीएफ फाइल है वो एक व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएगी और आप देख सकते हो और इसका फायदा उठा सकते हो। तो जल्द से जल्द ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप अपने फोन में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने किस भारतीय अभिनेता को अपने बिल्कुल नए चेहरे के रूप में चुना है, जिसने हाल ही तक वो कहीं इसमें काम ही नहीं किया है। प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड ने किस भारतीय अभिनेता को अपने बिल्कुल नए चेहरे के रूप में चुना है, ये बताना है। तो कौन है? रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार या आयुष्मान खुराना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रणबीर कपूर। रणबीर कपूर का हाल ही में प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया है कि अपने काम में शामिल किया है। उसके अंदर इंडस्ट्री में काम करेंगे और इनका काम क्या है? ये एक अतिरिक्त साधारण आपके लिए एक असाधारण अतिरिक्त साधारण आपके लिए एक असाधारण कलम, आपके लिए एक असाधारण कलम। इसमें क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, जो इसमें एक प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं। प्रोफेसर की भूमिका में है, कौन है? रणबीर कपूर। किसमें? प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर। उनका अतिरिक्त साधारण आपके लिए एक असाधारण कलम के रूप में, मतलब जो कलम होती है वो ऐसे तो एक साधारण होती है, लेकिन आपके लिए आप उससे क्या लिखते हैं उसके तहत वो क्या बन जाती है? एक असाधारण कलम बन जाती है। तो उसमें काम करें, प्रोफेसर की भूमिका निभा रहे हैं। कौन निभा रहे हैं? रणबीर कपूर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रितिका हुड्डा अंडर 23 महिला विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वह किस खेल से प्रतिनिधित्व करती है, ये हमें बताना है। क्योंकि जो रितिका हुड्डा है अंडर 23 मतलब 23 साल के अंदर की महिला विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कहाँ की है, वह किस खेल से भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, ये हमें बताना है। रितिका हुड्डा है वो हरियाणा रोहतक की है। कहाँ की है? रोहतक। रोहतक हरियाणा की रहने वाली है। जो अंडर 20 जो महिला विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय बनी है तो वह किस खेल से प्रतिनिधित्व करती है? रेसलिंग, शूटिंग, डिस्कस थ्रो या जेवलिन थ्रो। तो इसका सही आंसर होगा रेसलिंग के लिए, कुश्ती के लिए क्या कर रही है? भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है। अंडर 23 जो महिला विश्व चैंपियनशिप हुई है उसमें वो पहली महिला चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला है। कौन है? रितिका हुड्डा। कहाँ की रहने वाली है? रोहतक हरियाणा की है। 20 साल की, अंडर 23 के अंदर 20 वर्ष की है। जो एक कुश्ती रेसलिंग का मतलब होता है कुश्ती, कुश्ती से संबंधित है, प्रतिनिधित्व कर रही है भारत की ओर से। इसी के साथ हमारा जो आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। तो देखिए आज के सेशन में जो हमने देखे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हाल ही में रितिका हुड्डा अंडर 23 महिला विश्व चैंपियनशिप बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। वह किस खेल का प्रतिनिधित्व कर रही है भारत के लिए? तो रेसलिंग का। प्लेयर राइटिंग इंडस्ट्री लिमिटेड में जो भारतीय नया चेहरा बिल्कुल लिया वो रणबीर कपूर के लिए है। किस भारतीय का संस्था ने कार्बन नैनो फ्लोराइड बनाया है? तो किसने बनाया है? आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है। अंतरिक्ष एजेंसी ने अभी मंगल ग्रह का पूर्व का नक्शा बनाया, उसमें किसने? नासा ने। फिर बेले चले घोषणा किससे संबंधित है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थे। यूएस नेशनल गतका चैंपियनशिप है वो यहाँ पे हुई? यूएसए में हुई। चुनाव आयोग ने चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? एमयू किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। फिर भारत ने पहले अंतरराष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सिरेना के डोमेस्टिक सेलिंग का उद्घाटन किया। किसने किया? सर्बानंद सोनोवाल ने, जो हमारी जहाज रानी मंत्री है, केंद्रीय मंत्री। वनडे विश्व कप इतिहास में भारत में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? मोहम्मद शमी। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मोबिलिटी एंड माइग्रेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस पर किए हैं? इटली के साथ। और जो अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है वो कौन सा है? 2023 को मनाया गया है। उसकी थीम क्या है? स्वस्थ बाजरा स्वस्थ लोग। उसी के साथ हमने आज का इतिहास देखा और आज का जो हमारा सेशन है वो कंप्लीट होता है। आप हमसे लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी क्लासें कैसे लग रही है। धन्यवाद।